नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और आज एक्शन पैक्ड संडे है मित्रों। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरों की हम शुरुआत करेंगे। हमारे नेताओं को और सरकारी संस्थाओं को संडे से पता नहीं क्या प्रेम है। संडे को धुआंधार दौरे लगते हैं, रैलियां शुरू होती हैं, यात्राएं शुरू होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। आज तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों खबरों पर हमारी नजर है। शुरुआत अब से करीब 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस खबर से हम करेंगे। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये नई चमचमाती सड़क, इसका उद्घाटन उन्होंने आज किया है। आज उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन किया। वहां उनकी जनसभा भी होने वाली है अब से थोड़ी देर में। तो ये पहली बड़ी खबर। दूसरी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे आज होगी। चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ही असामान्य घटना है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के अलावा कभी और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं। देश में भी ऐसा और कोई चुनाव होने नहीं जा रहा। बिहार दूर है, उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? क्या राहुल गांधी के सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही चुनाव आयोग ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में बुलाई है? इसकी जानकारी कल शाम को आई थी और तब से ये चर्चाओं में चल रहा है कि चुनाव आयोग आखिर देश को क्या बताना चाहता है। चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इसीलिए हर कोई इसे जोड़ के देख रहा है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से। और तीसरी आज की जो बड़ी खबर है वो राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई है, जो बिहार के सासाराम से अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो बिहार के 25 जिलों में घूम घूम कर 1300 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार में एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाएंगे और वोट चोरी का अपना आरोप घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, जिन पर उनका इल्जाम है कि उन्होंने वोट चोरी करके इलेक्शन जीते, वो इस चुनाव में ऐसी कोई तथाकथित धांधली ना कर पाए। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री को थोड़ी देर में बोलना है। राहुल गांधी भी नजर आ सकते हैं अब से कुछ ही वक्त में, क्योंकि उनकी ये यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी कुर्सी की। मैंने आपको बताया एक्शन पैक्ड संडे है। शुरुआत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसी खबर से कर ले, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अब से कुछ दिनों पहले 1 घंटा 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो लाइव दिखाई गई थी सब जगह पर, और आपने उसमें राहुल गांधी को बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए देखा था। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे? कि देश में वोट की चोरी होती है, बीजेपी ये चोरी इलेक्शन कमीशन से करवा रही है। वोट चोरी के 4-5 तरीके हैं, जैसे एक ही मतदाता को कई कई बार वोट डालने के लिए उसका अलग अलग बूथ पर वोट बनवा देना, फर्जी पतों पर नकली मतदाता दर्ज करा देना और उनके वोट डलवाना, ऐसे पते जो एग्जिस्ट नहीं करते उन पर वोटर बना देना, एक ही पते पर दर्जनों दर्जनों वोटर दिखा देना। इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर में भी धांधली होना, 80-90 साल के लोगों को भी फर्स्ट टाइम का वोटर बता करके फॉर्म 6 भरवा करके उनका वोट बनवा दिया जाए, और वो भी कई कई जगहों पर, और उनसे फिर फर्जी मतदान कराया जाए। ये आरोप उन्होंने लगाए थे और कहा था कि हमको मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से शक हुआ, वो सरकार हमारी बननी चाहिए थी, बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे मिल गई। फिर लोकसभा चुनाव में हमें शक हुआ, फिर उसके बाद ये शक हमारा पुख्ता हो गया जब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हालांकि उन्होंने दिल्ली का नाम नहीं लिया था। अब इन आरोपों पर तब से राहुल गांधी जो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर उनको चिट्ठियां भेजकर उनसे शपथ पत्र पर अपने आरोप दोहराने और प्रमाण देने के लिए कहा, डेडलाइन भी दी। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं शपथ पत्र क्यों दूं, क्योंकि मैंने जो डेटा दिखाया फर्जीवाड़े के सबूत के तौर पर वो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, सार्वजनिक डेटा है, तो आखिर मुझे प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? चुनाव आयोग प्रमाण दे कि उसने कोई धांधली नहीं की है। चुनाव आयोग ने क्या किया? सोशल मीडिया पर जब भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हैंडल से ऐसी आरोप लगाए गए, उनको मिसलीडिंग, भ्रामक ये बताकर के चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया। कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दफ्तर हो, ऐसे ही हरियाणा का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भेजे। राहुल गांधी ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने मिलने के लिए भी बुलाया, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी की पार्टी से कहा गया कि आप अपने एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रमाण सहित आ जाइए हमारे पास, वो भी उनसे मिलने के लिए नहीं गए और कोई प्रमाण भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी ये मांग होती रही कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे।
इलेक्शन कमीशन क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये मांग भी हो रही थी, और जो बीजेपी समर्थक थे उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक सरकारी संस्था है, वो अपने तरीके से ही जवाब दे सकती है। कोई आरोप अगर उसके संज्ञान में लाया जाएगा और आधिकारिक तौर पर लाया जाएगा, वो उसका पिन पॉइंटेड उत्तर दे सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाई आरोप लगाए, इस ऐसे जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता। फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन किन सवालों के कैसे जवाब देता है? क्या वैसे ही कोई जैसे एक प्रेजेंटेशन दी थी उन्होंने पॉइंट वाइज राहुल गांधी ने, वैसे ही कोई इलेक्शन कमीशन भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके जो बिंदु उठाए राहुल गांधी ने उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देगा, या जो पॉलिटिकल आरोप उसके ऊपर लगाए गए उनका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? ये तो हमको 3 बजे पता चलेगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन बात ये कर लेते हैं कि ये नौबत आई क्यों। और मैं अभी त्रिपाठी जी किसी एक कांग्रेस समर्थक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो राहुल गांधी की जीत है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। गला सबका सूखता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है, डर सबको लगता है, तो जवाब देना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कांग्रेस आईटी सेल पे एक वीडियो आए और उसका कांग्रेस के नेता ये कहें कि राहुल जी ने जब बोलना सीखा था तो उस दिन उन्होंने कहा था कि विकसित भारत एट 2047 ये लक्ष्य होना चाहिए देश का। 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत ऐसा हो जाएगा, ऐसा राहुल जी ने सोचा था। और वो देखिए नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। तो इससे सुखद क्या होगा? लोकतंत्र में इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि विपक्ष दबाव बनाए और सरकार हो या फिर संस्थाएं हो वो दबाव में आ जाएं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था वो कोई सवाल जवाब नहीं था, वो सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि ये तो चुनाव चोरी हो रहा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है, जब आप सीधे सीधे आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब देने का तरीका वही होता है जो चुनाव आयोग ने किया। आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब मैं नहीं जानता हूं वो प्रेस वार्ता में क्या बोलने जा रहे हैं, लेकिन जब देश में अराजकता करने की कोशिश हो, मिंता देवी सामने आ गई, कह रहे हैं भैया प्रियंका जी ने टी शर्ट तो बड़ी अच्छी बनवाई, लेकिन हमारा तो जो नाम वो डेट ऑफ बर्थ 1990 की जगह 1900 हो गया, तो उन्होंने हमें 125 साल का बना दिया। मैं 125 साल की बुढ़िया थोड़ी ना हूं, वो अपनी उम्र बता रहे, कह रहे हैं मुझे इस तरह से कर दिया गया। गुरकीरत सिंह डंग वो कह रहे हैं कि हमने हमारा नाम जो था वो हमने कटवाया, हमने एक जगह हमारा ये नाम है हमने काटा, हम तो लीगल एक्शन लेंगे। अब वो लें या न लें, वैसे भी मैं सलाह दूंगा कि न लें, गांधी परिवार के खिलाफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। फिर आदित्य श्रीवास्तव, हम सब ने बात की थी, इंडिया टीवी के संवाददाता ने बाकायदा बात की थी। आदित्य श्रीवास्तव ने अपना बताया कि लखनऊ से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु कैसे वो पहुंचे और कैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जितने झूठ अफवाह फैलाए हैं उन्होंने, उस पर जरा सा भी शर्म आएगी? उस पर कुछ माफी मांगेंगे देश से? चुनाव आयोग को तो संस्था के तौर पर जवाब देना है, वो देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ऐसा आश्चर्यजनक है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आयोग की आज की बात में वो सारे जवाब आने चाहिए जो राहुल गांधी ने एक तरह से अफवाह फैलाई है। देश की जनता के मन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कोई विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कर सकते। मैंने तो कहा ना भाई, बोलना सीखा तो विकसित भारत 2047। शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ इलेक्शन कमीशन से, जरा उनसे पूछ लेते हैं, कोई वजह बताइए क्या इलेक्शन कमीशन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? शोएब, अनुमान क्या है? देखिए सौरभ जी, कोई वजह तो नहीं बताई। कल ही मैसेज आया सबके पास कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने जा रही है, 2:30 बजे तक सबको आने के लिए नेशनल मीडिया सेंटर में कहा गया है। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई, तो निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट में तीनों जगह पर हमने देखा कि संसद और सड़क पर तो खूब हंगामा रहा, संसद नहीं चल पाई, उस तरह से सड़क पर हंगामा रहा, 300 सांसद निकल पड़े थे इलेक्शन कमीशन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर चर्चा हुई और 65 लाख जो लोग जिनको निकाला गया या जिनमें से मृत है और कुछ लोग दूसरे चले गए, इन तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही गई। तो ये सारी चीजें इस तरह की बनती गई और फिर लगातार हम देखते रहे कि अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से
इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए जाते रहे, राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे, अखिलेश यादव और दूसरे जो नेता है वो भी कई तरह की बातें, जो मृत वोटर के कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में भी एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि क्या इन तमाम सवालों के जवाब है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह से दिए जाएंगे। हालांकि हम ये भी देखते रहे कि रोजाना चाहे प्रेस जो नोट है उसके जरिए या फिर एक्स पर भी इन तमाम चीजों को डिनाई करता रहा इलेक्शन कमीशन, और अपनी जो बातें हैं मीडिया के जरिए वो रखता रहा। लेकिन तब भी एक, भले ही तमाम चीजें हम कह दें, लेकिन एक दबाव में जरूर हम ये कह सकते हैं कि भाई संवैधानिक संस्था है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब लगातार आप आरोप लगाएंगे किसी संस्था पर तो कहीं ना कहीं उस पर एक राजनीतिक तौर पर ही सही एक दबाव जरूर बन जाता है। और फिर अब आज का जो भी उनके जवाब आते हैं तमाम चीजों को लेकर, उसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है कि क्या उन तमाम चीजों के ठीक है शोएब, अब थोड़ा सा इंतजार बाकी है तो आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा था कि माफी मांगे राहुल गांधी, या तो शपथ पत्र पर अपने आरोप दें हमें ऑफिशियली, नहीं तो वो देश से माफी मांगे देश को गुमराह करने के लिए। माफी तो राहुल गांधी ने नहीं मांगी, ना उनको मांगनी है, ना उन्होंने शपथ पत्र ही दिया है। ये शोएब ने एक अच्छी बात याद दिलाई कि सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल रहा है। सड़क पर आप देख ही रहे, राहुल गांधी उतरे हुए हैं, उनकी जनसभा की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। संसद चल नहीं पा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि आपने जो 65 लाख वोट काटे हैं उनका ब्यौरा आप सार्वजनिक कर दीजिए। अब मैं आपको वो जिसका जिक्र अभी किया त्रिपाठी जी ने, वो एक मैं बयान आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने एक वोटर का जिक्र किया था। उनका नाम है गुरकीरत सिंह डांग, और उन्होंने ये कहा था कि गुरकीरत सिंह डांग ने बेंगलुरु की सीट महादेवपुरा में 4 जगह वोट डाले। अब गुरकीरत सिंह डांग ने एक वीडियो बना करके अपनी बात कही है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया है। गुरकीरत ने राहुल गांधी को बैड लूजर बताते हुए कहा कि या तो आप अपने आरोपों को साबित कीजिए या फिर माफी मांगिए, और अगर आप चुनाव हार गए हैं तो उसको शालीनता से स्वीकार कीजिए बजाय अनर्गल आरोप लगाने के। Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth, and you would not have dragged my name into your political theatre. राहुल गांधी की बहुत सी चीज बात, आरोपों के फैक्ट चेक पहले ही हो गए, उसमें ये आप कह सकते हैं ताजा संस्करण है गुरकीरत सिंह डांग का। ऐसा ही आरोप उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के लगाया था कि वो बेंगलुरु के भी वोटर हैं, वो महाराष्ट्र के भी वोटर थे, वो यूपी के भी वोटर हैं। उन्होंने भी हम हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मेरा वोट इन सब जगह बना, लेकिन चूंकि मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पे रहा तो मैंने वोट बनवाए भी नई जगहों पर और पुराने वोट मैंने कटवाए भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के। अब लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राहुल गांधी के आरोप क्योंकि और बहुत सारे, उनका जवाब आएगा क्या सर? अब डांग साहब कह रहे हैं राहुल गांधी बैड लूजर है, इलेक्शन कमीशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा देर से कर रहा है, पहले ही इस पर काम कर लेना चाहिए था। और जैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर, यानी जो पॉइंट वाइज उनको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी के आरोपों का कि क्या क्या आरोप है, उसका जितना जवाब दिया जा सकता है वो जवाब दिया जाए तो साफ हो जाएगा। और यदि वो सारे आरोप गलत हैं तो भी ये अच्छी बात होगी, इसमें कोई खराब बात थोड़ी होगी। राहुल गांधी की यदि सारे आरोप गलत साबित हो जाए तो मैं इससे ज़्यादा खुश होऊंगा कि भाई लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, इसको उस पॉजिटिव तरीके से। शक बरकरार है अभी भी, आप कह रहे हैं? नहीं, शक किस चीज़ का? राहुल गांधी के आरोपों से शक पैदा हुआ ना कि तो आरोप है उनके, शक उन्होंने ये नैरेटिव बनाया ही है ना। मेरे शक होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ रहा ना। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत समय से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए और इंडिविजुअल आने के बजाय पूरा इलेक्शन कमीशन इसको साफ कर देगा तो बेहतर तस्वीर आएगी। और जैसे ईवीएम की डिबेट खत्म हो गई अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद में, मतलब 2-4 बार चली होगी, ऐसे ही ये सब बात हो जाएगी तो
बेहतर होगा कि साफ साफ तस्वीर होगी और उसमें इलेक्शन कमीशन ज़्यादा मजबूत हो, और ये डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद बात है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी अच्छी बात है कि यदि वो सारे आरोपों को गलत साबित कर दें, और यदि कुछ गड़बड़ियाँ भी है तो इलेक्शन कमीशन साफ कहे कि भाई ये गड़बड़ियाँ हैं, इनको हम चेक करें। कोई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो सीईसी हैं वो हर सीट पर बैठे हुए हैं, बूथ पर बैठे हुए हैं, जो गड़बड़ी है उसको। मैं पहले भी ये कह रहा था कि राहुल गांधी के आरोपों को डेमोक्रेसी में रिफॉर्म के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को करनी ही चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, करनी चाहिए। समीर जी, देखिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को आरोप लगाए थे और आज 17 अगस्त को चुनाव आयोग उसका जवाब देने जा रहा है। और जिन जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था, सब लोगों ने उस बात का जवाब दे दिया। किसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो करके दिया है, किसी ने अपना मैसेज करके दिया है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि डबल वोटिंग हुई है या 3 या 4 बार वोटिंग की गई है, वह सरासर गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ी अब आज पत्रकार वार्ता लेने का पीछे मुझे लगता है तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 65 लाख नाम जो आपने काटे हैं उनको आपको 19 अगस्त की शाम की 5 बजे तक जारी करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ डिटेल के साथ बताना पड़ेगा कि इनके नाम आपने क्या काटे, उसका वजह क्या है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को विपक्ष अपनी एक जीत बता रहा था, राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से आज से बिहार के अंदर यात्रा शुरू कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे एक परसेप्शन बन रहा था कि चुनाव में लगातार धांधली होती आई है और चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीती है, और विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अब चुनाव आयोग को लग रहा होगा कि भाई बात एक लिमिट के बाहर जा रही है। अब चुनाव आयोग के अस्तित्व पर, चुनाव आयोग की गुडविल पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहा है, और अब यह वक्त आ गया है कि अब चुनाव आयोग को बाहर आकर एक एक बार सिलसिलेवार बिंदु वाइज राहुल गांधी का जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को लगा कि जो परसेप्शन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहा है, वोट चोर की बात हो रही है, अब यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए पूरे बिहार के अंदर 13 दिन राहुल गांधी पूरा घूमेंगे। 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान पे उसको कंक्लूड करेंगे उस रैली को। तो चुनाव आयोग तो बिहार में चुनाव कराने जा रहा है, और उसी के खिलाफ राहुल गांधी अगर बिहार में माहौल बनाएंगे तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा पाएगा? राहुल गांधी की यात्रा की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग। निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है, अब चुनाव बिहार में 90 दिन के अंदर होने जा रहे हैं, 60 दिन के अंदर, और जो आयोग चुनाव करवाने जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी इतने आक्रामक प्रचार अभियान करेंगे तो वहां के जो अधिकारी, उनका मोरल भी डाउन होगा। लोग कैसा भरोसा करेंगे? गांव के लोग सोचेंगे ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा, राहुल गांधी की बात होगा। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को लगा होगा कि भले ही राहुल गांधी लिखित में नहीं दे, अब वक्त आ गया है कि देश को सामने लेकर आ जाए और अपनी बात सामने रखी जाए। आज क्यों 10 दिन बाद क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग? नहीं, अभी तो देखना है कि चुनाव आयोग किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का जवाब देगा कि एसआईआर पर बोलेगा, जो बिहार में एसआईआर है उसकी एनामलीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है और उस पर जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। मुझे जो लगता है कि शायद राहुल गांधी के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग न दे। मुझे लगता है वो एसआईआर बिहार को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उन पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। ये मेरा अपना एक अंदाज है, क्योंकि राहुल गांधी के आरोपों का अगर जवाब देगा चुनाव आयोग तो फिर उसका जो उसने हलफनामा जो मांगा है ना, वो स्टैंड उसका गड़बड़ा जाएगा कि एक तरफ राहुल गांधी से उसने हलफनामा मांगा कि आप हलफनामा दीजिए और उसके बाद हम इस पर देखेंगे, और हलफनामा राहुल गांधी ने दिया नहीं। उसके बाद अगर चुनाव आयोग अपनी सफाई देने लगे उन मुद्दों पर तो इसका मतलब फिर हलफनामा वाला मामला उसका जो कमजोर पड़ जाएगा आधार। मुझे लगता है, मेरा अंदाजा हो सकता है भाई दूल्हे, मुझे लगता है एसआईआर को लेकर के, और चूंकि आज ही राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो समीर कर रहे हैं तेजस्वी, और पूरी 16 दिन यात्रा चलेगी तो एक माहौल बनेगा। तो उसके पहले चुनाव आयोग अपनी पूरी एसआईआर को लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया को, उसकी पारदर्शिता, उसमें जो गड़बड़ियां आरोपित की गई हैं उनकी सफाई, और आगे क्या करेगा वो क्या, मुझे लगता है उस बारे में शायद बात करें। अनयूजुअल नहीं है ये? अनयूजुअल है के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, कोई वजह भी ना बताना। अनयूजुअल है, लेकिन चूंकि ऐसा वातावरण बन गया है और चुनाव आयोग के ऊपर एक नैतिक और एक जन दबाव है कि भाई आप सामने आइए और अपनी बात कहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी के आरोपों से ज्यादा बड़ा मुद्दा एसआईआर का है, क्योंकि एसआईआर उसको पूरे देश में करानी है आगे चल करके, जो अगले इसके बाद बंगाल है, तो उस पर चुनाव आयोग जो है ज़्यादा स्पष्टता रखना चाहेगा ताकि उसको लेके कोई भ्रम जो पैदा हो रहा है वो न पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया, हाँ, 65 लाख लोगों के नाम वजह के साथ उन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा, और साथ में जो है हो सकता है कुछ और चीजें बताए उसमें जो उसकी योजना हो, इसको लेकर के। आप कह रहे जरूरी नहीं राहुल गांधी के आरोप का जवाब दे? नहीं, हो सकता है विनोद जी बात ठीक कह रहे हो, लेकिन यदि ऐसा करेगा चुनाव आयोग कि उनके जवाब नहीं दे तो फिर तो राहुल गांधी जी पूरे उसमें करते रहेंगे, देखिए चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया।
ये बात होगी ना कि भाई चुनाव आयोग ने मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया, और एसआईआर पर तो अपने सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसमें तो वो भी 2 दिन पुरानी खबर होगी सर। नहीं, पुरानी होगी, करना था तो उस दिन पता था हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं, उसमें तो एग्जीक्यूशन करना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ है नहीं। लेकिन यदि ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे, लेकिन यदि राहुल गांधी का जवाब नहीं दिया तो एक मौका रहेगा उनके पास ये कहने का कि हमारे आरोपों को जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सही है बात। दूसरी बात ये कि राहुल बहुत सारी बातें चुनाव आयोग सोर्सेस से कह रहा था, बहुत सारी बातें चुनाव आयोग सोर्सेस से कह रहा था। ये माफी मांगी भी कहां से आया? ये बात उन्होंने हालांकि सोशल मीडिया पर डाला जब उन्होंने फैक्ट चेक अपने अकाउंट पे डाला उसने। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ने कल भी कुछ बातें कही हैं। कल भी चुनाव आयोग ने कहा कि ये जितनी भी हम वोटर लिस्ट बनाते हैं, इनका ड्राफ्ट और इनकी फाइनल सूची सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बनाई जाती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बीएलएस को जोड़ा जाता है साथ में। लेकिन हमने ये देखा है कि चुनाव से पहले जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का 1 महीने का या जितना भी वक्त हम देते हैं कि आए लोग सामने आए, उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी आकर अपने ऑब्जेक्शन दे सकती हैं, हमारे पास कोई नहीं आता, उस वक्त कोई नहीं आता। या तो ये चलते चुनाव में आरोप लगाते हैं या परिणाम आने के बाद आरोप लगाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन अगर कोई है हमारी किसी कार्रवाई पर, तो हमने आपको विंडो दिया है उस पर ऑब्जेक्ट करने के लिए, उस विंडो में आप ऑब्जेक्शन अपना हमको दीजिए। यही उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर जब उन्होंने पहले लगाए थे 10 दिन पहले, तब भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमारे पास पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी ऑफिशियल ऑब्जेक्शन नहीं आया। फिर अब राहुल गांधी कह रहे हैं सारा चुनाव ही रिग्ड था। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है ये लॉजिकल बात है, और ये बार बार जब कहा जाता है ना कि चूंकि राहुल गांधी ने दबाव बना दिया, भाई लोकतंत्र है देश में, 4 लोग सड़क पे हंगामा करने लगे तो दबाव तो बनता ही है ना, अराजकता करने लगेगा, कोई झूठ बोलने लगेगा। अब ये लोग कोई टीवी पर आकर, कोई अपना वीडियो बाइट बनाकर, कोई किसी को बयान देकर वो राहुल गांधी को झूठा साबित कर रहा है ना। अभी अच्छा लग रहा है क्या कि नेता प्रतिपक्ष रोज झूठा साबित हो रहा है? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो चुनाव आयोग ने कहा उसको और ध्यान से सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई जब ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, और बार बार मैं याद दिलाता हूं कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो जाके सब करे। उसको राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और स्टेट मशीनरी यानी सरकारी कर्मचारी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, विचार के लोग होते होंगे, कोई भाजपा के लोग थोड़ी ना हर राज्य में होते हैं। मुझे लगता है जब वो कह रहा है कि भाई आप उस प्रक्रिया के वक्त बताइए, तो ये तो ईमानदारी हुई। और अगर आप जब हार गए तब बता रहे हैं तो ये बेईमानी हुई, ईमानदारी तो नहीं हुई। आप अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है चुनाव आयोग के, और मुझे लगता है कि एक और चीज जो विनोद जी कर रहे हैं वो भी लॉजिकल लग रहे हैं, विजय जी भी लॉजिकल ही लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी तो दोनों की लॉजिक देख रहा होगा। छोड़ दिया आपने? नहीं, समीर जी तो स्पष्ट लॉजिकल लग रहे हैं। समीर जी तो स्पष्ट है। समीर जी लॉजिकल लग रहे समीर जी तो मतलब बहुत स्पष्टता पहले दिन से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अराजकता फैला रहे हैं। आप दोनों लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आप दोनों लोग ये कह रहे हैं, तो उसके बीच का रास्ता चुनाव आयोग। राहुल गांधी देखिए आ गए हैं अपने इस यात्रा की शुरुआत से पहले। तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, राहुल गांधी, लालू यादव भी आए। अच्छा, लालू जी भी मंच पर हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यात्रा दोनों की है, मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की यात्रा है। इस सारे सरमाले के माले के लोग शामिल सारे महागठबंधन के सारे लोग शामिल हैं। आगे हम लोग इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लालू जी अब क्योंकि कम दिखाई देते हैं तो बैक सीट पे मंच पर आना थोड़ा, बैक सीट पे है लालू जी, बैक सीट पर आ गए हैं स्वास्थ्य की वजह से। गाइडिंग भाई स्वास्थ्य के आधार पर वो जेल से बाहर हैं, जेल में स्वास्थ्य के वजह के अलावा उन्होंने तेजस्वी को दे दिया है बैटन, कमान दे दिया। ब्रेक के बाद हम इस और डिटेल में बात करेंगे तस्वीरों पर, इस यात्रा पर और बिहार की बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव के घर आज फायरिंग हुई है। गुड़गांव में रहते हैं। 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ इनके घर पर गोली चलाई और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब आ गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाता चलूं। एल्विस यादव एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर उभरे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और ये थोड़े विवादास्पद व्यक्ति भी हैं। इनके घर पर गोली चली है और एक गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, भाऊ गैंग नाम के एक गैंगस्टर ने। देखिए, गोली चल रही है इनके घर के बाहर, ताबड़तोड़ गेट के ऊपर से घर के अंदर भी गोली चलाई गई। इसमें आवाज नहीं है सर। खतरनाक 3 खबरें मैंने आपको बताई आज की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है 3 बजे, बड़ा अनयूजुअल है। किस मुद्दे पर करेगा नहीं बताया है, इसलिए सब कयास हैं कि क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप का वो जवाब देंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली में एक जनसभा करने जा रहे हैं और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है एक रैली के साथ सासाराम बिहार से। तो आइए अब जरा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। मंच की तस्वीरें देखिए आप। लालू यादव अभी पहुंचे हैं इस मंच पर। यात्रा पूरे महागठबंधन की है, इसको लीड लेकिन कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दोनों निकलेंगे 25 जिले, 16 दिन, 1300 किलोमीटर। ये
ये इसके अंदर कवर किया जाएगा। 50 विधानसभा सीटों से होकर के यात्रा गुजरेगी। मैं वो पूरा रूट भी आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं जो ये यात्रा निकालने वाले हैं। सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और फिर पटना में आकर समाप्ति। तीसरी ये 16 दिन 1 सितंबर को रैली के साथ ये यात्रा उनकी खत्म हो जाएगी। नाम है वोट अधिकार यात्रा। आरोप है वोट चोरी का। बिहार में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अभी कहा 2 दिन पहले कि आप 65 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं उनकी वजहों के साथ सूची सबको आप दीजिए, सार्वजनिक कीजिए, वेबसाइट पर डालिए। राहुल गांधी, हमने कल भी बात की थी, लोकसभा चुनाव में अपने संविधान खत्म कर देंगे वाले आरोप की कामयाबी के बाद उसका एक दूसरा संस्करण लेकर के आए हैं और इस बार ये वोट चोरी है। और ये कितना इसमें धार कितनी है ये इस चुनाव से ही पता चल पाएगा। और अगर यहां पर उनको अपेक्षित परिणाम मिल गए तो आप यकीन मानिए फिर ये बात बहुत दूर तक जाएगी और 2029 के चुनाव तक शायद वो एक अजब किस्म का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। हमारे पास 3 प्रतिक्रियाएं हैं आज की इस यात्रा पर राहुल गांधी की। लालू यादव, तेजस्वी यादव और बीजेपी के नेता मंत्री गिरिराज सिंह। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की है, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को ख़त्म करेगा और उसी पर तुला हुआ है। जनता जागरूक है जनता। भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था। यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। गिरिराज जी शुरू ही छठे गियर से करते हैं, सीधे कोई बट नहीं, सीधा ही कंस का राज खत्म करने के लिए होगा। लालू यादव ने इंटरेस्टिंग बात बोली। लालू यादव ने कहा कि ये संविधान खत्म करने वाले हैं। कंस किसको कह रहे हैं ये अपने आप में, चूंकि उनका तो निशाना कहीं रहता है, निगाहें कहीं रहती हैं। सर लेकिन ये बताइए, ये सासाराम से ही क्यों शुरू हो रही है यात्रा? इसका कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। दरअसल ये सासाराम जो है ये आप कह सकते हैं महागठबंधन का सैंपल डिस्ट्रिक्ट है। यहां 2020 के चुनाव में 7 में से 7 सीटें महागठबंधन जीता था। 4 आरजेडी, 2 कांग्रेस और 1 लेफ्ट के खाते में गई थी। दलित आबादी 20% है। एनडीए का यहां खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। 2004 से कांग्रेस लगातार लोकसभा का इलेक्शन भी जीती है। मीरा कुमार 2004 और 2009 2 बार यहां से सांसद भी रही। बाद में वो लोकसभा की स्पीकर भी बनी थी, पहली महिला स्पीकर वो बनी थी। भोजपुर रीजन में आता है। भोजपुर में 67 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन 38 पे था और एनडीए 28 पर था। तो इससे आपको पता लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये ऑपोजिशन का, इसीलिए ये यात्रा जो है यहां से शुरू हो रही है। बाकी कुछ और बातें इस यात्रा की समीर जी? निश्चित रूप से सासाराम से इस बार कांग्रेस के मनोज कुमार सांसद है और स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस का। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के सभी लोग साथ में इस यात्रा में शामिल किए गए। तेजस्वी यादव है, माले के दीपांकर भट्टाचार्य है, सीपीआईएम की भी वहाँ पर है
मुकेश सहनी भी इस यात्रा में शामिल है। तो ये पूरा एक गठबंधन, महागठबंधन जो है वो एक जुड़ता बताने की कोशिश कर रहा है कि वोट अधिकार रैली के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक साथ में और एक साथ हम इस मुहिम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, अब जहाँ तक अब चुनाव की बात है, अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, टिकटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, उपराष्ट्रपति की भी समस्या है इनके सामने कि उपराष्ट्रपति के नाम पर समिति भी बनाना है अभी इनको। हालांकि आज रैली शुरू कर दी, लेकिन एक नाम अभी विपक्ष ने तय नहीं किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि वोट अधिकार की जो रैली निकालकर ये जमीन स्तर पर देखना चाहते हैं कि जनता का इनको समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर अभी दलित है, आरजेडी ने भी अपने अध्यक्ष को दलित बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ये पूरे बिहार के अंदर एक राहुल गांधी का जो एजेंडा था कि ओबीसी पे फोकस करना है बेसिकली, तो ये ओबीसी वोटर्स, दलित वोटर्स, पिछड़े वोटर्स को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जब राहुल गांधी आप ये रैली निकालेंगे, इतने दिन जब साथ में जाएंगे, 1 अगस्त को जब पटना में फिनिश होगी रैली, तो कृष्णा अल्लावरू का जो बयान आया है कल कि भाई इसकी हम समीक्षा करेंगे कि जमीनी स्तर पर जनता से में क्या समर्थन मिला। कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि जहां से राहुल गांधी की रैली निकलेंगे वहां हम लोगों का फीडबैक लेंगे कि वो वोट अधिकार को लेकर राहुल गांधी के साथ कितना खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो चुनाव के पहले इस मामले को टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। उनको अगर लगेगा कि इसको जनता का प्रतिशत मिल रहा है तो यह फिर बाकी और देश के दो बातें कही जा रही हैं। ये बिहार में हम अक्सर बात करते हैं, जैसे आरजेडी वहां पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, मुसलमान वोट, यादव वोट उसके पास है, उसको एक तीसरे चंक की जरूरत रहती है यहां खास तौर पर। और अगर आप इसका रूट भी देखेंगे, मैंने आपको बताया जहां से शुरुआत हो रही है वहीं 20% दलित मतदाता है। बाकी अगर आप इसको देखेंगे, ये दक्षिण बिहार से शुरू होकर के पूर्वी बिहार, फिर उत्तर, फिर ऐसे पश्चिम, ऐसे पूरा एक सर्कल, सेमी सर्कल बना करके बिहार का फिर आएगी। और उसमें मुस्लिम वोटर्स की भी जहां जहां कंसंट्रेशन है वहां से भी यात्रा खास तौर पर गुजरने जा रही है। सीमांचल का वो इलाका इसके सेकंड लेग में जो है वो शुरू हो ही जाएगा। लेकिन जगजीवन राम जी के इलाके से सर होकर के शुरुआत हो रही है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ये जगजीवन राम जी का क्षेत्र रहा है। मीरा कुमार 2 बार सांसद रही हैं और यहाँ दलितों में भी वो बिरादरी ज़्यादा है जिस बिरादरी से, जिस समाज से जगजीवन राम जी आते थे। क्योंकि दलितों में भी तो सब कास्ट है ना, जैसे पासवान है। अब पासवान जो है वो हाजीपुर वाला बेल्ट है, वो चिराग पासवान के साथ हैं। मुसहर जो हैं वो माझी जी का असर है, उन जीतन राम जी का। ये लीडरलेस कम्युनिटी है। जगजीवन राम के बाद इसका झुकाव बीएसपी की तरफ हो गया था और यहाँ से बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती थी। और ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। ये जो सासाराम का इलाका है, मोहनिया और रोहनिया, ये सब जो है बनारस से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। तो इसलिए बीएसपी का असर यहाँ था। वो जाटव वोट है ये? हाँ, जाटव वोट है, बेसिकली जाटव वोट ही असर था। लेकिन बीएसपी के कमजोर होने के बाद ये लीडरलेस हो गई। कांग्रेस ने इस पर बड़ा काम किया है लगातार। मीरा कुमार जी ने भी इस पर ध्यान दिया, उनके बेटे ने भी ध्यान दिया, परिवार ने भी ध्यान दिया और कांग्रेस ने इस पर, इसीलिए राजेश राम जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, इसी रणनीति के तहत बनाए गए, वो इसी समाज से आते हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है कि जो 20% दलित इस इलाके में है और खासकर वो है जो जिसके पास भी नेतृत्व नहीं है, तो राजेश राम को उन्होंने आगे करके उसको एक नेतृत्व देने की कोशिश की है। और अगर वो शिफ्ट करता है कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस के पास, महागठबंधन के पास एक अतिरिक्त वोट आएगा और कांग्रेस अपनी जो है ताकत मजबूत करेगी। और यहाँ चूंकि देखिए, जहाँ आप शुरू करते हैं, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जी। तो अगर यहाँ अच्छी भीड़ हुई, अच्छी रैली हुई, यात्रा को समर्थन मिला, तो फिर समर्थन आगे बढ़ता चला जाएगा। बाबू जगजीवन राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने अभी पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था, सर को पता होगा। वो उनके नाम एक रिकॉर्ड है, 30 साल तक वो लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर रहे भारत सरकार। मतलब वो आजादी से पहले जो गवर्नमेंट बनी थी नेहरू जी की जो पहली कैबिनेट थी, उसमें भी थे। फिर पहली सरकार में से लेकर के 1979 तक जनता पार्टी सरकार, तब तक वो कैबिनेट मिनिस्टर, 30 साल एक आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रहा। और बड़ा इंदिरा की कैबिनेट छोड़ दी थी, 74 में इंदिरा की कैबिनेट छोड़ दी थी। नहीं, 74 नहीं छोड़ी थी, कैबिनेट की 77 के बाद छोड़ी थी, जब उसने चुनाव घोषित हुआ तब छोड़ी थी। इमरजेंसी की जो बैठक हुई कैबिनेट की इंदिरा गांधी के वक्त, उसमें भी थे। और इसीलिए उनको जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो चरण सिंह जी ने इसलिए विरोध किया कि भाई ये तो इमरजेंसी का सपोर्ट करने वाले लोग थे, लगाने वालों में थे, लगाने वाले लोग थे, ठीक है ना। और कांग्रेस का तो हाल मतलब सब जानते हैं कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जगजीवन राम को लेकर कांग्रेस तो उनको आरोप लगता है। आपने बोलना शुरू किया है सर, 1980 में बीजेपी ने उनको आगे करके चुनाव लड़ा था। थोड़ा सा सुनते हैं तेजस्वी शुरुआत कहां से कर रहे हैं। कमीशन मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है।
और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज लालू जी हम लोगों के बीच हैं और लालू जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, लेकिन लालू जी आप लोगों के खातिर, आपकी वोट की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच इस अवस्था में भी, बीमारी अवस्था में भी यहाँ आने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जो तेजस्वी ने कहा वही नकलची सरकार घोषणा कर रही है। तेजस्वी ने कहा 1500 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है कहती है कि 1100 बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी यादव अब अपने पिता के रंग में पूरी तरह रंग गए, लालू जी के रंग में। जिस तरीके से उन्होंने कहा मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, त्रिपाठी जी हम तो खैनी के साथ चूना रगड़ देते हैं, चबा जाते हैं। बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची है बिहार का। नहीं, ये तो ठीक बात है। और इसीलिए 20 साल हो गए लालू जी को सत्ता में नहीं आने दिया बिहारियों ने। क्यों नहीं आने दिया जानते हैं? लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भले चाहे जो भ्रम फैलाएं, लेकिन बिहार की भूमि राम सुंदर दास की भूमि है, कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, अब्दुल गफूर की भूमि है, दरोगा प्रसाद राय की भूमि है, बीपी मंडल की भूमि है। और ये सब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज से आते थे। लालू प्रसाद यादव वहां की राजनीति में मजबूत हुए तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति उसी दिन समाप्त हो गई। आज भी अगर राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी तो कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बन पाएगा तेजस्वी के अलावा। इसको आप लिख के ले लीजिए। कांग्रेस भी अगर जीत जाए, कांग्रेस कल को ताकतवर हो जाएगी तो वो बनाएगी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों। इसको समझिए आप। ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री पे थोड़ा है मामला, वो जगजीवन राम जी को नहीं बनाएंगे, वहां गांधी परिवार रहेगा। लेकिन राज्यों में वो सबको बनाते रहे, क्योंकि वहां उनके पास विकल्प है। भाजपा को अवसर मिलेगा तो भी पिछड़ा दलित बनेगा, अल्पसंख्यक बने ना बने, लेकिन कोई पिछड़ा दलित बन सकता है। नीतीश जी को अवसर मिलेगा तो भी जीतन राम मांझी को बना देंगे, अगर उनको अवसर मिलेगा किसी और को बना देंगे। लेकिन लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जब हो गया पति पत्नी से तो बेटवा, इसके आगे बिहारी को ये सब दिख नहीं रहा क्या? बिहारी सचमुच बहुत स्मार्ट वोटर है, पॉलिटिकली बहुत, जब जिसको कहते हैं ना कि देश की राजनीति का सबसे समझदार वोटर अगर है तो उसमें बिहार माना जाता है। वो बताएगा ना, 20 साल से बाहर रखा है और फिर आप वही सब बता रहे हो। और वैसे खैनी चबाई नहीं जाती, खैनी धीरे से दबा ली जाती है मुंह में। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब वो नहीं खाते खैनी, उनको नहीं मालूम है। नहीं, कुछ तो होगा, तभी तो इतना कुछ बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर मतलब इस यात्रा से मतलब प्रैक्टिकली कहें तो उम्मीदें क्या होंगी राहुल गांधी को खासकर? राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात उसमें लगती है और यात्रा से मजबूत होगी बिल्कुल। जैसे मैं सरसंघचालक को याद करता हूँ, आप कहेंगे कि राहुल जी के साथ सरसंघचालक को याद क्यों कर रहे हैं, तो मोहन भागवत जी अक्सर कहते हैं कि जब इम्तिहान हो तो पास होने का बेहतर तरीके से काम करने का तरीका है कि पहले सरल क्वेश्चंस को हल करो, है ना। जो इजी क्वेश्चन है उनको हल कर लो, तो आधा पेपर आपका ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा तो वो करेंगे। तो ये आधा पेपर है जो सासाराम का जो पूरा सेक्टर है वो उनके लिए इजी है, थोड़ा सा अच्छे से काम होगा, अच्छे से दिखेगा तो यात्रा आगे निकलेगी। और मुझे लगता है कि कितना परिणाम होगा वो नहीं, लेकिन एक बेहतर शुरुआत है और ऐसा सब राजनीतिक दलों को करना चाहिए मुझे लगता है। वैसे वो कंस, क्या नाम था, सॉरी गिरिराज जी कंस पर बोल रहे थे, गिरिराज जी जो बोल रहे थे, उन्होंने भी यात्रा की थी पिछले दिनों। हाँ। नहीं, लेकिन जब आप ये सब कह रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि मतलब हो सकता है मैं भूल गया हूँ, लालू जी क्या बरी हो गए हैं क्या? क्योंकि ये तो शायद जमानत पर है ना, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत खराब है तो इसलिए जेल से इनको सजा कम कर दी गई इनकी। तो ये तो राजनीतिक काम कर रहे हैं, इसमें तो इनको जेल में जाना चाहिए। लोग लगे हुए हैं, अभी अगर सीबीआई पूछताछ करने लगे तो मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव आके कहेंगे कि हमारे पिताजी की इस उम्र में परेशान किया जा रहा है और इस उम्र में राजनीति करने के लिए है वो।
मतलब वो तो सीधे सजा याफ्ता है ना। मुझे तो मेरे ख्याल से बरी तो नहीं हुए हैं ना सर, कि बरी हो गए? नहीं, बरी नहीं हुए, बरी नहीं हुए और उनकी जमानत के खिलाफ भी लोग अदालत गए हुए हैं। नहीं, इसी यही आरोप लगा के जो आप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से उनको सजा कम हुई थी, जमानत मिली थी। तो ये भी लोकतंत्र का जरा लोकतंत्र की मजबूती नहीं मजबूती है। और लोकतंत्र में व्हील चेयर का उपयोग अलग अलग लोग अलग अलग समय पर। आज मैं बिहार की दूसरे खेमे की एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं, क्योंकि अब बिहार का चुनाव रंग पकड़ चुका है। अखबार में खबर छपी, समीर जी बताएंगे कितनी सच की नहीं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच जुलाई के आखिरी हफ्ते में 2 बार मीटिंग हुई है, ये खबर छपी है। और ये तो दिख ही रहा है कि ये दोनों लोग हर किसी को अब निशाने पर ले रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ करके। कुछ पक रहा है क्या इनके बीच? नहीं, और इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। लोकसभा चुनाव के पहले जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर से पूरी सलाह चिराग पासवान ले रहे थे। और जब इनकी जो पार्टी टूटी गई थी चिराग पासवान की, तो उस समय प्रशांत किशोर ने सबसे पहले उनको फ़ोन किया था। उस समय जब उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस लेकर गए थे, तब प्रशांत किशोर ने उनको मतलब हिम्मत दी थी कि नहीं, आप अपनी अलग पार्टी बनाओ और आपका जनाधार रहेगा। और मुझे लगता है कि उसके समय से प्रशांत किशोर उनको सलाह देते रहे कि बिहार की राजनीति में उनको कैसे होना है। सीटों के गठबंधन में उन्होंने जो सलाह दी थी, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीटों पर बात की होगी। और ये कहा जा रहा है कि 2-3 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और अक्सर फोन पर वो दोनों बात करते रहते बिहार की राजनीति को लेकर। और आप देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर बहुत हमलावर है, प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने भी कल ही कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता और एक दिन भी बिहार में अपने जीवन में रात नहीं गुजारी, पहली बार वो बिहार आ रहे हैं। तमाम नीतीश पे वो हमलावर हो जाते हैं, वो तमाम लोगों पे हमलावर है। लेकिन चिराग पासवान पर अभी उन्होंने एक बार भी हमला नहीं बोला है, अगर प्रशांत किशोर की बात करें। और आप चिराग पासवान को भी देखिए, उन्होंने भी प्रशांत किशोर पर किसी तरह का हमला नहीं बोला है। दोनों के बीच मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और दोनों बिहार की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। दोनों युवा है। चिराग पासवान क्या अपने पिता की लेगेसी उनके साथ है, आज उनके पास 5 सांसद है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है। वो बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 11 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि बिहार में वो राजनीति करें। जन सुराज अकेले कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया है, सासाराम से सुनते हैं। कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में
1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूत। तो एक तरफ प्रधानमंत्री लाइव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं बिहार से। तो माहौल पूरा बना दिया गया आज राजनीतिक दलों के द्वारा। इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, बिहार से वोट अधिकार यात्रा। प्रधानमंत्री लाइव बोल रहे थे दिल्ली में, जहां उन्होंने कुछ 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो 2 बड़ी खबरें। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे, क्या वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देगा, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ हमलावर है। अब एक नया सवाल सामने खड़ा हो गया, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहां हैं? इनको उद्धव सेना तलाश कर रही है, मतलब शिवसेना यूबीटी जो है वो इनको तलाश रहे हैं। संजय राउत ने पहले एक पोस्ट भी किया, फिर उन्होंने इस पर एक बयान भी दिया और गंभीर इल्जाम लगाए और कहा कि 2024 में बीजेपी को जिताने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहां चले गए। मतलब वो तो सीधा ही कह रहे हैं कि इन्होंने ही जितवाया भारतीय जनता पार्टी को, वोट से नहीं जीते ये जनता। वो पूछ रहे हैं संजय राउत कि आखिर ये कहां है, जब सारे सवाल इनसे हो रहे हैं तो ये कहां गायब हो गए हैं। पहले भी ये बात आई थी, किसी ने हवा उड़ा दी थी कि ये तो माल्टा चले गए साहब, फिर लोगों ने उसको ग्लोब में ढूंढा, माल्टा कहाँ है, पता लगा माल्टा बहुत दूर है यहाँ से, दूसरा देश है। फिर लेकिन खबर आई कि माल्टा नहीं है, वो दिल्ली में ही है। अभी तो उन्होंने अपना सरकारी घर भी नहीं छोड़ा रिटायर होने के बाद, उसमें वो 6 महीने तक रह सकते हैं, उसी में रह रहे हैं। एनीवे, अब ये सवाल कि कहाँ चले गए राजीव कुमार। फिर ये भी सवाल कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ है। इस पर तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल सिब्बल ने सवाल किया था कि वो कहां चले गए, उन पर कोई दबाव तो नहीं है, हमें उनकी चिंता हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने नाटकीय घटनाक्रम में रात 9 बजे अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कभी वो किसी कैमरे में दिखाई नहीं दिए, कोई तस्वीर उनकी दिखाई नहीं दी, सब कुछ ठीक तो है। तो अब ऑपोजिशन 2 लोगों को ढूंढ रहा है, इनकी भी बात करेंगे। तो सुनिए आप पहले संजय राउत की बात।
2024 साली जे निवडणूक आयुक्त होते आणि ज्यांच्या सहकार्यानं नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे लोक निवडणुका जिंकू शकले, ते निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे. जगदीप धनखड बेपत्ता झाले, तसे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे. ते कुठे गेले? ये मराठी में बोल रहे थे संजय राउत. इन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया वो पढ़ देता हूं मैं आपके लिए. इन्होंने लिखा, वेयर आर एक्स वीपी धनखड़ एंड द शैडो फिगर बिहाइंड बीजेपी's 2024 पोल विंस. शैडो फिगर, और तस्वीर नीचे इन्होंने लगा दी राजीव कुमार जी की, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं. धनखड़ मिसिंग सिंस रिजाइनिंग ऑन जुलाई 21, 2025. 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से गायब हैं धनखड़ जी. ऑपोजिशन क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन रोल इन फेवरिंग डिफेक्टर्स. इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने सवाल खड़े किए. राहुल गांधी कॉल्स आउट बायस, बट वेयर इज दिस मिस्ट्री मैन नाउ? ये मिस्ट्री मैन कहां चले गए हैं? राजीव कुमार के लिए वो ये शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, राहुल गांधी को बहुत क्रेडिट देते हैं संजय राउत, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है. तो ये दोनों के बारे में कोई खबर बताते हैं, समीर जी के पास कोई खबर हो तो? नहीं, राहुल गांधी अचानक गायब होते हैं तो अगर संजय राउत पूछते हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं, राहुल गांधी तो अचानक चले जाते हैं. कांग्रेस भी नहीं बताती राहुल गांधी कहाँ हैं. देखिए, अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया. स्वास्थ्य की समस्या थी, उन्होंने कहा कि भी स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूं इस्तीफा. अच्छा, अगर वो स्वास्थ्य लाभ घर में ले... मैं इस पर, क्योंकि लंबी आगे बात होगी, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनाता हूं, फिर हम लोग आते हैं इसी पर लौटते हैं. साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं. सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए. लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था. मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं. ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे. वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे. मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा. आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे. मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में. दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था. आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वह भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे. ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानून को खोज करके खत्म कर रहा है. हमारी सरकार है तो सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है. साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है सुशासन का विस्तार. इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं. आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो. साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है. इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है. हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है. मैं आशा करता हूं
कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। साथियों, भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है, और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देश ने संकल्प लिया, और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं। 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, हमारा मेड इन इंडिया, हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। साथियों, जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है। 1600 लेयर, 1600 लेयर डेटा के हैं उसमें, और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है, क्या है, सारी चीजें
मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं। आज गति शक्ति की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है। साथियों, एक दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे। साथियों, इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साथियों, मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं। होगा कोई समय विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो ताकि शायद आपको लगा हो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी ये भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें। साथियों, दिल्ली आज एक ऐसी राजधानी बन रही है जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन मिला है, नई संसद बन चुकी है, कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर था दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली को बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सभी विकास कार्यों के लिए आप सबको, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पूरे इस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ। तो दिल्ली में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दिल्ली कैसे एक आधुनिक राजधानी बन रही है, इसके बारे में उन्होंने बात बताई। क्योंकि दिल्ली में 2 रोड परियोजनाओं का उन्होंने आज लोकार्पण किया है, तो इसी सिलसिले में उन्होंने बताया अभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो भी अभी नया बना है, कर्तव्य पथ की बात उन्होंने की, नया संसद भवन बन गया है, तमाम बातें वो कह रहे थे। लेकिन जो एक बात अपील उन्होंने अभी की अपनी बात खत्म करते करते, जिसका जिक्र उन्होंने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण से भी किया था, उस पर हमको बात करनी चाहिए और इस पर मेहमान और सीनियर और आपको बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर हर कोई इस बात को आगे बढ़ाए, एम्पलीफाई करे, जन जन तक पहुंचाए। बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, भारत में बना सामान आप खरीदिए। ये एक ऐसी अपील है जिसके आड़े कोई और स्वार्थ नहीं आना चाहिए, और प्रधानमंत्री इसको एक कैंपेन की शक्ल दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। समीर जी,
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जब 15 अगस्त को अपनी स्पीच दी थी लाल किले से, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई वोकल फॉर लोकल के लिए आपको बढ़ना है। और प्रधानमंत्री 2014 के बाद से आप देखिए आत्मनिर्भर भारत की ओर जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो सपना था प्रधानमंत्री मोदी का कि भाई छोटे छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें सरकार से जो सुविधा है उनको दिया जाए। और उसका कारण ये रहा कि आज 11 साल के शासन के बाद कई ऐसे प्रोडक्ट है कि जो कभी हम बनाते नहीं थे, कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आज हम सिर्फ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरे पर निर्भरता को खत्म करना होगा। देश के अंदर जो बन रहा है आप उसे इस्तेमाल कीजिए, उनको सक्षम कीजिए। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की अपील अब काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खादी का जिक्र किया कि खादी लुप्त होने की स्थिति में चली गई थी, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जब आह्वान किया और देश की जनता ने खादी पहनना और नेताओं ने और बाकी लोगों ने खादी खरीदना शुरू किया, तो 8 गुना उसका बिजनेस खादी का बढ़ा है और खादी आज एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि सभी क्षेत्र के अंदर हमें आत्मनिर्भर होना है और देश के जो प्रोडक्ट है उन्हें आप इस्तेमाल करें, मुझे लग रहा है उसका असर हो रहा है, होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पहले जब कहा था आप गैस सब्सिडी छोड़िए तो भी करोड़ों लोगों ने उसको ध्यान दिया उस बात पर। रेल की सब्सिडी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी थी। अब वो कह रहे हैं भारत में बना सामान ही खरीदिए, देश का पैसा देश में रहेगा, किसी भारतीय की ही जेब में जाएगा। वो व्यापारियों से अपील कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि आप पहले आपने कभी विदेशी उत्पाद बेचे होंगे, आपको मुनाफा ज्यादा मिलता होगा, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि आप भारत में बने सामान को ही अपनी दुकान में रखिए, वही बिके, किसी भारतीय की जेब में ही आपकी दुकान से जो पैसा बनेगा वो आगे जाएगा। अब ये सब और जो वैश्विक हालात बने हुए हैं उस सब के बीच ये भारत की, ये प्रधानमंत्री की अपील कितनी दूर तक जाएगी त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि समय की जरूरत भी है और हर देश जिसको कहते हैं ना कि अपनी ताकत अपनी शक्ति बढ़ाने पर काम करता है। अब हम लोग बार बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की ताकत अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमें भी अपने देश की ताकत बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और इस पे मैं कहूंगा कि जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहा करते थे वो एकदम जिसको कहते हैं एक फॉर्मूला है, जो विदेशी का स्वदेशानुकूल और स्वदेशी का समयानुकूल, ये बड़ा स्पष्ट है। मतलब इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि फलानी चीज है वो क्यों हम विदेशी ले रहे हैं। अरे भाई, जिस चीज को हम बना ही नहीं पा रहे हो, जो चीज हमारे पास अभी हो ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सेमीकंडक्टर अभी बना नहीं तो हम कारें लेना बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं वो 15 अगस्त के भाषण का एक्सटेंशन है, विस्तार है। तो अब वो पहली रैली में उनको एक विकास के काम का लोकार्पण करना था, उन्होंने कहा। अब इसके बाद मुझे लगता है पॉलिसी के तौर पर पीआईएल हालांकि उसी का एक प्रारूप है या प्रतिरूप कह लें, अब एक्सटेंशन के तौर पर आगे क्या होगा पॉलिसी में वो और दिखेगा। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका क्या असर पड़ेगा, तो हमारी होम ग्रोन इकोनॉमी, होम ग्रोन मार्केट पर हम पूरी तरह से डिपेंड करने की खबर आपको बता दूं जिससे जुड़ी हुई, आपने ट्रंप का जिक्र कर दिया, तो जो अमेरिकी व्यापार का प्रतिनिधिमंडल आना था ट्रेड डील के लिए भारत से बात करने के लिए 25 तारीख को, वो खबर है कि अब नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील जो है वो फिलहाल रुक गई है। इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का हमने आपको भाषण सुनाया, उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात की, भारत में बना उत्पाद ही बेचें भी खरीदें भी, ये अपील भी उन्होंने की। इससे पहले सामाजिक न्याय पर वो ऑपोजिशन को घेर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया। और हम बात उससे पहले एक्चुअली कर रहे थे, ऑपोजिशन जो है वो 2 लोगों को ढूंढ रहा है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है। तो एक खबर भी है, शाम 6 बजे बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। उसमें अब एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो तय हो जाएगा। अब देखिए आज इसकी घोषणा भी होती है या नहीं होती है, कुछ नए नाम भी आए सामने, उसकी बात भी हम करेंगे। पहले जरा ये बात हो जाए, धनखड़ साहब कहाँ हैं, राजीव कुमार कहाँ हैं, ये बड़ी चिंता है अपोजिशन को इन दिनों। नहीं, चिंता अगर अपोजिशन को है तो धनखड़ साहब को तो वाइस प्रेसिडेंट हाउस सबको मालूम है, चले जाएं सारे अपोजिशन वाले डेलीगेशन लेकर के इकट्ठे, 10, 20, 25, 50 सांसद मिलकर चले जाएं खड़गे जी के साथ, नेतृत्व में संजय राउत भी चले जाएं, तो पता लगेगा धनखड़ साहब कहाँ है। मीडिया में आगे पूछने की क्या जरूरत है भाई, इसमें कितनी दूर है, पार्लियामेंट चल ही रहा है, सबसे आसान है। और पूर्व चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार की यहाँ तक बात है, तो राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं, अब उनका निजी जिंदगी है, वो कहाँ गए कहाँ है वो जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात ये है कि राजीव कुमार अभी क्यों आएंगे बीच में, ये चुनाव जो भी आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन पर लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन में जो मौजूदा लोग हैं वो उसकी जवाब देंगे। हाँ, राजीव कुमार पर व्यक्तिगत कभी कोई जिम्मेदारी आएगी, कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें राजीव कुमार की संलिप्तता व्यक्तिगत रूप से हो, तब
उनकी जिम्मेदारी बनती है फोटो छाप के कैंपेन चला रही है इनके खिलाफ भी, मौजूदा सीईसी के खिलाफ। देखो, तो राजनीतिक कैंपेन है, वो तो पॉलिटिकल कैंपेन है, वो तो इस तरह का वो चलेगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर राजीव कुमार जी के खिलाफ व्यक्तिगत कई संलिप्तता का मामला कोई ऐसा है कदाचार का कि जो गैर कानूनी हो और जिसमें लगे कि कोई बेईमानी उन्होंने खुद, उस पर उनकी जिम्मेदारी बनेगी, ना कि ऐसे ये तो एक जनरल आरोप है संस्था पर, संस्था उसका जवाब देगी। हालांकि जब धनखड़ साहब को ढूंढने के लिए कोई आपको राजीव कुमार जी की बात कर लेते हैं। जब ये पीछे ये खबर उड़ गई सोशल मीडिया पर कि ये तो विदेश में सेटल भी हो गए जाकर के, और क्या क्या नहीं कहा गया, लोगों ने कहा इनको तो ढूंढ के लाना चाहिए, किसी ने कहा इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, तमाम किस्म की बातें हुई जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था उसके कुछ दिनों के बाद। तब इनसे इन्होंने कुछ सीधी बात तो नहीं की, लेकिन इनके हवाले से खबर आई थी कि बड़े आहत थे, और इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ मौजूदा चुनाव आयोग में जो अफसर है कि वो जरूर जवाब दें इन बातों का जो भी कही जा रही है इलेक्शन कमीशन को लेकर के। विजय जी, चले तो अभी आधे घंटे में तो साफ भी हो जाएगा क्या बात होने जा रही है। नहीं, वो साफ हो ना साफ हो, देखिए राजीव कुमार जी को मैं इस बात से सहमत हूँ, वो इंस्टीट्यूशन की बात है, कोई व्यक्तिगत कोई आरोप होंगे, और व्यक्तिगत आरोप पर भी मैं समझता हूँ कि वो जब कोर्ट में आएगा मसला और कोर्ट कहेगा कि भाई उनको हाजिर होना चाहिए पर्सनली, या जो भी सजा होगी या नहीं होगी, मतलब ये तो बहुत ही एग्जेजरेशन वाली बात मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि कहाँ पर आ गए। इसलिए राजीव कुमार के होने नहीं होने का कोई मायने नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो वो आगे। सर ये पर्सनली है ना, अगर संजय राउत कहते हैं वेयर इज द मिस्ट्री मैन, शैडो फिगर बिहाइंड बीजेपी's 2024 पोल विन। हाँ ठीक है वो, लेकिन मैं उसको हमेशा ही पॉलिटिकल एलिगेशन की तरह से लेता हूँ कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इस तरह का, आप तो राजीव कुमार जी के लिए कह रहे हैं, अभी तो वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की मैं मतलब इंक्लूडिंग सीईसी पोस्टर्स लगे हुए, मैंने होर्डिंग्स देखे लगे हुए जिसपे वोट चोर लिखा हुआ। अच्छा, आपने बाकायदा फिजिकल पोस्टर देखा? फिजिकल होर्डिंग्स देखे मैंने दिल्ली में, जब बात यहाँ तक पहुंच गई तो इसलिए वो मसला मैं उसको पॉलिटिकल देखता हूँ। और संजय राउत साहब को आपने कहा कि भी वो राहुल गांधी जी के साथ ही आजकल ज़्यादा दिखाई देते हैं, मैंने उस दिन देखा था, बड़ी अच्छी फोटो लग रही थी जब वो अरेस्ट किया गया था, क्या डिटेन किया गया था, क्या प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी के पास संजय राउत साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा, और दूसरा जगदीप धनखड़ साहब के भी गायब होने पर क्या किस बात का हंगामा हो रहा है? जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ऑपोजिशन ये कह रहा है कोई दबाव था धनखड़ जी पे जिसकी वजह से पहला इन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरा अभी भी इनको कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको डरा करके चुप रखा जा रहा है कि ये बोल ही नहीं रहे क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब वो धनखड़ साहब को जानते ही नहीं, जो अगर ऐसे कह रहे हैं तो। जो आदमी 40 साल पॉलिटिक्स में रहा हो और चंद्रशेखर जी के साथ रहा हो, चंद्रशेखर जी के साथ रहने वाले लोग वैसे है ना कम चुप रहने वाले लोग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, तो चिंता हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब उस पर हेवियस कॉर्पस लाने वाले थे। हाँ, तो हेवियस कॉर्पस जब लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई आपने कोशिश की थी उनसे मिलने की? ठीक बात है, पहले क्या कोशिश की भाई, वहां जाते घर पर पूरे संसदीय नहीं, केवल कपिल सिब्बल साहब जाते। कोई संजय की बात नहीं मैं करता, लेकिन ये भी बड़ा अनयूजुअल है ना, अनयूजुअल इस्तीफा हुआ और उसके बाद से आदमी चुप है, बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं एक शब्द। नहीं बोला, ये अनयूजुअल नहीं है, वो अनयूजुअल हो सकता है, अनयूजुअल ही था त्रिपाठी। इस्तीफा अनयूजुअल है, समझिए इस्तीफा अनयूजुअल था, ये तो हर कोई जान रहा है कि सरकार के साथ उनके बहुत कुछ गहरे मतभेद रहे होंगे तब ये हुआ, लेकिन जब इस तरह से इस्तीफा होता है तो ये सबसे यूजुअल होता है, वो आदमी चुप हो जाता है, या तो उसको विद्रोह करना हो या तो उसको राजनीति करनी हो, पॉलिटिकल पारी हो। चाहता है ना कि ये विद्रोह कर, के चाहने से नहीं, उनका भी तो अपना जीवन है ना, वो अब जिस जगह पर खड़े हैं वो बेवजह, अब या तो उनके मन में आ जाए कि भाई हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे, तब तो ठीक है, वरना वो अपने वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव में है, जब उनको नया घर अलॉट हो जाएगा वहां चले जाएंगे। और जो विनोद जी ने कहा बहुत ठीक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप तो नेता हैं, चलो उनको नहीं राजनीति करनी, आप लोग उठिए 10 लोग चले जाइए, आप तो कहीं जाते रहते हैं। वो संजय राउत पूछ रहे हैं जब शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे ने मनोहर जोशी का इस्तीफा ले लिया था और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया था, मनोहर जोशी 15 दिन गायब हो गए थे, तब तो अब संजय राउत ने बताया नहीं कि तब 15 दिन कहां चले गए थे, वो किस तरीके से बाला साहब ठाकरे बनाकर उनको वापस लेकर आए थे। तो होता है ना इस तरीके से। राजस्थान के कुछ मित्रों ने मुझे बताया, कल ही मेरी बात हो रही थी, तो उनका कि परिवार के भी कुछ लोग, क्योंकि राजस्थान से हैं वो झुंझुनू से, तो उनके एक तो भतीजे हैं, वो उन्होंने मुलाकात की है धनखड़ साहब से। अच्छा। तो उनका मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, तुम आराम से रहो। और इन-लॉज ने भी उनके साथ मुलाकात की है, तो वो दोनों बातें हुई हैं। परिवार से उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा और कोई परेशानी नहीं है, शांति से रहो, आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें, तो वो सब चल रहा है, ठीक है, उनकी मर्जी है। कई बार ऐसा होता है ना कि दो जगह नस दबी होती है,
मतलब ऐसे ही मेरे को ऐसा किसी ने कहा। हाँ, ये तो डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, कौन सी नस दबी है किसकी? नहीं, किसी की भी, मतलब दोनों तरफ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया ना। दोनों तरफ दबी हुई है, दोनों तरफ दबी हुई है, इसलिए दोनों चुप है। चलें अब उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। इनका सक्सेसर कौन होगा? आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी शाम 6 बजे। प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होंगे, बीजेपी प्रेसिडेंट उसमें होंगे और गृहमंत्री, तमाम सीनियर लीडर्स तो उसके अंदर होंगे ही। एक नया नाम चल रहा है बहुत जोर से और वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक भी रहे थे किसी वक्त, राज्य मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वक्त पे, दलित समाज से आते हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं और सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं और इनके नाम की चर्चा अब बहुत जोर शोर से चल रही है। ये एक तो ये कि भाई एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा बिल्कुल राइट इन द व्यूल संघी जो हो, मतलब संघ और बीजेपी का खांटी आदमी वो, तो ये हर पैमाने पर ये वैसे तो टिक लिस्ट में आते हैं, लेकिन जब तक कोई नाम आ ना जाए औपचारिक तौर पर तब तक कुछ कहा अब लीजिए। ये तो तस्वीर भी उनकी धनखड़ जी के साथ ही चली है हमारे यहाँ पर, यही गड़बड़, बाद में तो ये बहुत काम आएगी हमारे, यही गड़बड़ है। धनखड़ जी के साथ तस्वीर है, नहीं वो गवर्नर के तौर पर वो वहाँ पर मुलाकात होगी, लेकिन ये आपने गलत रेफरेंस में फोटो दिखाई है। वही कह रहा हूँ कि ये रेफरेंस गलत है। नहीं तो अब ये नाम वैसे चर्चित नाम है क्या समीर जी? नहीं, अच्छा नाम है। अगर लक्ष्मण आचार्य को बनाते हैं तो नॉन कंट्रोवर्शियल नाम है। अपने इतने लंबे जीवन में कभी किसी तरह के विवाद में या किसी तरह के बयान को लेकर नहीं, बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर से रहने वाले रहे और अभी भी वो उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से उनका सादगी वाला जीवन रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा नाम होगा। जिस पृष्ठभूमि से वो जो आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, संघ के साथ उनका बड़ा एक अच्छा ताल्लुकात रहा है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके व्यक्तिगत संबंध लक्ष्मण आचार्य के बहुत अच्छे रहे और इसी कारण उनको गवर्नर बनाया गया था। पार्टी के साथ, संघ के साथ, समाज के साथ, दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, कुछ किताबें भी लिखी है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति रहे, संघ से इनका संपर्क अच्छा रहा है, तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब उनका नाम फाइनल होता है या नहीं होता, नाम तो तय है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी उसमें नाम का बता देंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लग जाएगी उसके अंदर। चलिए तो शाम तक की बात है, बस नाम सामने आ जाएगा। राहुल गांधी आज सासाराम से जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने अपनी रैली में एक चुनाव आयोग पर फिर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग जादू से वोटर बनाता है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जादू से इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। हालांकि राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब इलेक्शन कमीशन कई बार दे चुका है और एक तो राहुल गांधी से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक आंकड़े पर रहें, क्योंकि वो कभी उन्होंने 75 लाख, कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़, अलग अलग वक्त पर अलग अलग डेटा दिया है कि इतने वोटर जोड़ दिए गए। अब वो 1 करोड़ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ऐतिहासिक डेटा जारी करके ये बताया गया कि कब कब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में जो ये 5 महीने का 4 महीने का अंतराल रहा, इसमें कितने वोटर बढ़े, तो वो ट्रेंड, उसी ट्रेंड के अनुरूप ये इस बार भी वोटर बढ़े थे। मतलब वो बौद्ध कथाओं में कुछ वाक्य होते हैं ऐसे अपने यहाँ, तो कहा जाता है कि आप सच क्यों बोलें। सच इसलिए बोलें कि उसको याद नहीं रखना पड़ता। झूठ बोलने क्या आता है, कभी कुछ निकल जाता है मुंह से, कभी कुछ निकल जाता है, तो बार बार आपको याद रखना पड़ता है। तो ये
अपने यहाँ अब वो कह रहे हैं जादूगर है चुनाव आयोग। नहीं, मैं मतलब राजनीतिक तौर पर आप कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन सच बात यह है कि अब तक कोई भी प्रमाण के साथ आप बात नहीं कर पाए। इस बार भी आप देखिए जितनी चीजें, जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कोई भी अभी तक साबित नहीं हुए। चुनाव आयोग को और जो जवाब देना होगा देंगे। जहां तक एनोमलीज की बात है या कुछ गड़बड़ की बात है तो वो तो है, ये तो हर कोई स्वीकार कर रहा है भाई कि चुनाव आयोग जो सूची निकाल रहा है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिसको आपको दुरुस्त करना है, जिसको आप रेक्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, और उसके लिए एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस की आड़ में आप आ जाएं तो फिर बड़ा विचित्र है। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाता हूं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है आज, और ये पंजाब से निकली खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब ये आम आदमी पार्टी के पंजाब के इंचार्ज भी हैं, और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब में दरअसल अब सरकार जो है भगवंत मान नहीं चला रही, मतलब बीजेपी, अकाली दल ये आरोप, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते हैं। अब वहां तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरकार चलाते हैं, भगवंत मान नाम के चीफ मिनिस्टर हैं। पॉलिटिकल आरोप है ये, लेकिन इन्होंने अभी एक कार्यक्रम में एक ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा होना ही चाहिए। इसके औपचारिक तौर पर बीजेपी और अकाली दल ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की। मनीष सिसोदिया 13 अगस्त को पंजाब के मोहाली में एक कार्यक्रम में थे। अपनी पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो नेता लोग प्राइवेट में कहते हो तो पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो कभी नहीं सुना ऐसा बयान। इन्होंने कहा 2027 का विधानसभा का चुनाव हमें हर हाल में जीतना है, एट एनी कॉस्ट। इसके लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़े करें, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी को हर हाल में जिताना है। चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ? बहुत बढ़िया। जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ? बहुत बढ़िया। अब ये ऐसी बात कह गए मनीष सिसोदिया, सामने भगवंत मान बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये जो आगे आप क्लिप मैंने देखी आगे, तो जैसे ये बात इन्होंने कही, भगवंत मान के बगल में बैठे उनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तुरंत उनके मुड़ के उनके कान में उन्होंने कुछ कहा। उन्हें भी एहसास हुआ कि ये गलत बोल गया सिसोदिया जी, इस पर हंगामा होगा। सर, साम दाम दंड भेद, साम का मतलब प्यार से, दाम मतलब रिश्वत देके, दंड मतलब किसी को जबरदस्ती करा के, भेद मतलब फूट डाल के, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब बोल के। तो इसमें तो कंट्रोवर्सी हर शब्द में। नहीं, आपने एक बात कही कि बंद कमरे में भले नेता लोग जो कुछ भी कहते हो, मनीष ने उस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया है, बस इतना ही है। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां इन दिनों जो है ये सारे हथकंडे अपनाती ही हैं, हर तरह से पार्टियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को लिया जाता है, चुनाव से एक दिन पहले वोटर्स को लुभाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो और ये सब होता है, हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया और कह के बगले आह्वान भी कर दिया अपने वर्कर्स का कि आप लोग तैयार हैं, हाँ, जोश के साथ। तो यहाँ वो एक कदम दो कदम आगे निकल गए अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से, और इसीलिए राजनीतिक दलों को जो है उनको चिंता है, शिकायत तो कर रहे हैं इसको लेकर के। तो राजनीतिक भाषण है उनका, इस भाषण को लेकर चुनाव आयोग को अगर शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। लेकिन शिकायत में ये कहा गया कि ये अनफेयर मींस अपनाने के लिए अपने पार्टी को कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, ये झूठे आरोप लगा सकते हैं। भाषण तो दिया है ना, सबूत तो अनफेयर मींस का नहीं है ना। जब चुनाव आयोग या कोई भी कार्रवाई तभी करेगा जब चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है, दायरे में नहीं, अभी चुनाव तो हो ही नहीं रहे, अभी चुनाव की आचार संहिता भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मनीष सिसोदिया जी उस पार्टी से हैं जिसने राजनीति बदलने की बात की। आंदोलन से निकले हुए उस सवाल को आप देखिए ना, सुचिता की राजनीति, सुचिता की जो राजनीति करने वाले लोग हों, और मनीष सिसोदिया जी उस सुचिता की राजनीति में मेरे ख्याल से एक बेहतर लोगों में से माने जाते रहे अभी तक, उसमें ये बात करना। और वैसे ओशो ने एक बार कहा था कि किसी भी अपराध की कोई सजा नहीं होती है देश में, दुनिया में कहीं पर भी, सिर्फ पकड़े जाने की होती है।
तो पकड़े जाने से बचिए आप। नहीं, पकड़े गए। हाँ, तो ये पकड़े गए ना, पकड़े में आ गए थे, बेल पे है अभी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ तो जो सार्वजनिक तौर पर ये बात करना, और मैं तो कह रहा हूँ गैर सार्वजनिक तौर पर प्राइवेटली भी यदि करते हैं तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। और खास तौर से आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती हो, राजनीति मैं कह रहा हूँ प्राइवेटली अगर आप करते हैं तो आपका कैरेक्टर जाने, हाँ, लेकिन ये तो आप पब्लिकली कह रहे हैं भाई। और चीफ मिनिस्टर भी वैसे भी मुझे खराब लग रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए यदि भाषण भी दे रहे हैं तो ऊपर चीफ मिनिस्टर के सामने कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने बात ये कर रहे हैं। तो भी इसमें एक चीज मुझे लगता है मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसमें कोई भी आप एक्सक्यूज दें। इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी जो दिल्ली हारने का है ना, वो भी झलकता है, जो भी हो सर, लेकिन आम आदमी पार्टी का कि चूंकि दिल्ली हार गए, उनके 2 ही सत्ता केंद्र थे, दिल्ली और पंजाब, तो एक तो हाथ से निकल गया, पंजाब का सत्ता केंद्र को हराने बचाना। फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़ दूं, डेस्परेशन है। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए एक कोई और कहता तो थोड़ा ठीक लगता, मनीष सिसोदिया के मुंह से वैसे भी बहुत ध्वनि के साथ, फोर्स के साथ, तेजी के साथ आता नहीं है, लेकिन इसको संदर्भों के साथ थोड़ा समझें। एक तो ये कि जो विजय जी कह रहे हैं कि उस पार्टी का, तो उस पार्टी ने तो पहले ही सब खत्म कर दिया, लेकिन साम दाम दंड भेद कहना ये राजनीति में कोई बहुत गड़बड़ नहीं होता। आदमी कहता है साम दाम दंड भेद से जीतेंगे, उसको आप शब्दों में जाएंगे तो लगेगा कि भाई इसमें गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप उसके आगे और जिस तरह से समझा कर लोगों से एक हुंकारी भरवाना है ना कि भाई तुम भी बोलो। कानून व्यवस्था का जिम्मा मुख्यमंत्री के ऊपर है। पंजाब में ड्रग्स से लेकर, हथियार से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर नाना प्रकार की समस्याएं हैं। मनीष सिसोदिया को कहा जाता है कि वो वहां गए ही हैं कि बढ़िया से वसूली होती रहे, जिससे पार्टी चलती रहे, और जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सब कुछ जो आरोप लगते हैं जिसको कोई नहीं जानता है, वो सारे आरोप सही साबित हो रहे हैं। और क्या ये पार्टी जो अपने आप को कहती थी कि हम आंदोलन की पार्टी हैं, हम तो संघर्ष वाली पार्टी हैं, एक दिन भी संघर्ष नहीं कर पाई। दिल्ली में चुनाव हार गए, ये गायब हो गए। आज दिल्ली के लिए इतना बड़ा अवसर था लोकार्पण का, आज 4 चीजें ही आप बताते, कुछ तो करने के लिए होते। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया में से कोई यहां नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ विशुद्ध सत्ता लोलुप पार्टी है। 27 में उसको डर लग रहा है कि अगर सत्ता चली गई तो हम लोग क्या करेंगे। ये कुंठा, ये हताशा, उसको आप चाहे डेस्परेशन कह लीजिए, चाहे फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, लेकिन ये बहुत खराब है और लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं। दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि दिल्ली को लेकर कोई कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। सर एक ट्वीट नहीं किया है, दिल्ली को लेकर एक ट्वीट नहीं किया, सरकार को लेकर किसी चीज को लेकर। विधायकों की बैठक नहीं ले रहे हैं, आरती बैठक ले रही है, आरती बुला रही है बैठक लेने के लिए। दिल्ली में विधायकों की, हाँ आतिशी बैठक के लिए बुला रही है, आप विधायकों की बैठक नहीं रहे हो। आप आपके जो कॉर्पोरेशन के जो पार्षद है, आप उनकी बैठक नहीं ले रहे हो। आप अपने जो राज्यसभा के सांसद है, उनकी आप बैठक नहीं ले रहे हो। आप पूरा ध्यान पंजाब में शिफ्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा को हटा दिया, अब राघव चड्ढा कहाँ पता नहीं, राघव चड्ढा की जगह मनीष सिसोदिया का पंजाब का प्रभारी बना दिया है। पंजाब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर ले लिया है, वहां रह रहे हैं, परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, पूरी राजनीति कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, दिल्ली को पूरा छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी मनीष और अरविंद केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं, घर ले लिया उन्होंने वहां पर रहने के लिए। दिल्ली बीजेपी को करना चाहिए कि भाई लापता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी तो सवाल कर सकते हैं ना। कार्यकर्ता यहाँ पूछ रहा है कि भाई चुनाव लड़ना है, अभी हमारे अगला चुनाव में लड़ना है, नाम और जोड़ देते। संजय राउत भी अपनी लिस्ट में नाम जोड़ देते दोनों का। धनखड़ जी और राजीव कुमार के अलावा कहां है, क्योंकि आजकल वो लापता की लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन ये पूरी खबर बड़ी दुखदाई है राजनीति की दृष्टि, हर लिहाज से मुझे तकलीफ नहीं लगती। कल्पना कीजिए ना कि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, कार्यकर्ता का आप ये कह रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि सत्ता जाने वाली है, तो किस हद तक जाकर चुनाव बचाए, आप उसकी कल्पना कीजिए। यानी सीधे सीधे खून खराबा कर लो, लड़ाई झगड़ा, जहां तक वो कह रहे हैं ये खतरनाक है। और लोकतंत्र में ठीक है, सब लोग रणनीति बनाते हैं तो कमरे में बनाते होंगे भाई। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बनाएंगे, अच्छा चलो ठीक है, ये कैंपेन कर लेंगे, ये प्रोपेगेंडा चला देंगे, थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे, तो राजनीति में लोग करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे खुले में करते हैं तो आप जरा ये भी तो सोचिए ना कि मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति अगर वो इस सबके सामने बोल रहा है तो उसने सारे मतलब निर्वस्त्र हो गया, राजनीतिक तौर पर अब उसको कोई जरा सा भी आवरण की जरूरत। पंजाब कितना संवेदनशील, पंजाब तो संवेदनशील राज्य है सर। अब फिर मैं आपको बता दूं, 3 बजे राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। फिलहाल कहानी कुर्सी की बेताई, बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का जुड़ने के हमारे साथ बहुत धन्यवाद।